का सर्वे, जिसमें सीधे लिखा गया है कि 1989 का इतिहास दोहराएगा 2019। ये बताया गया है यूनिट मीडिया के सर्वे में कि किस आधार पर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा। सर नमस्कार, आपका स्वागत है एनडीटीवी भारत में। हम लोग चर्चा करेंगे सर कि क्यों किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। कि जो वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियां हैं दिखाई दे रही हैं, उसके आधार पर किसी भी दल को 272 का पूर्ण बहुमत का आंकड़ा नहीं मिलेगा। और 1985 के बाद 2014 में 30 वर्ष बाद 282 सीटों के साथ भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। वर्तमान में जो स्थिति है उसके आधार पर और राजनीतिक परिस्थितियां उसके आधार पर हम कह सकते हैं जो मतदाताओं का मूड है, जो सर्वे रिपोर्ट में मतदाताओं ने अपनी राय व्यक्त की, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि 2019 89 दोहराने जा रहा है। 89 का मतलब यह है कि 89 के बाद किसी भी सरकार को 1991, 1991, 96, 98, 2004 और 2009 में पूर्ण बहुमत का पिछले 7 चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। अब जो मेरा आधार है, सर्वे का आधार मतदाताओं को, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि किसी भी दल को 272 का आंकड़ा क्यों नहीं मिलेगा। उसका सबसे बड़ा सर हम ये पहले जानना चाहेंगे कि आखिर बीजेपी कहां लूच कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश के 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर 213 सीटें हैं। उन 213 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 198 सीटें मिली थी। 213 सीटों में 198 सीट बीजेपी को मिली थी 11 स्टेट में। वो राज्य हैं गुजरात में 26 की 2600 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। राजस्थान 25 की 2500 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। मध्य प्रदेश 29 में 27 सीटें मिली थी। दिल्ली 7 की 7 सीटें बीजेपी को मिली थी। उत्तराखंड 5 की 5 सीटें मिली थी। हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें मिली थी। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें मिली थी। झारखंड में 14 में 12 सीटें मिली थी। इस प्रकार गोवा में 2 की 2 सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, 80 में से 71 मिली थी और उनके सहयोगी दलों को जोड़ लें तो 73 सीटें होती। इस प्रकार 11 राज्यों के 213 सीटों में 198 सीटें मिली थी। अब आप स्वयं या जनता मतदाताओं की राय स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इन 11 राज्यों में 198 सीटें नहीं मिल रही। अभी हाल के चुनाव में 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इनमें लोकसभा की 65 सीटें हैं। इनमें केवल कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। अपने आप इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम से स्पष्ट है। यहाँ पर अब कांग्रेस की सरकार भी आ चुकी है। नहीं, 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, तो उससे स्पष्ट है कि मतदाताओं का रुझान क्या होगा। इसके अलावा अब जो बचते हैं बड़े राज्य जो बचते हैं, बिहार में 40 में से ऑलरेडी इनके पास 22 सीटें थी। अब समझौते के अनुसार 5 सीटें इन्होंने अपने आप छोड़ दी, तो स्वाभाविक रूप से अगर 17 की 17 सीटें जीत जाते हैं तो 22 का फिगर नहीं मिलता है जो 2014 में मिला था। अच्छा, इन्होंने जो गठबंधन किया है बिहार में, उसमें ये केवल 17 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पिछले चुनाव पे इन्होंने 22 सीटें जीती थी। तो 5 सीधा नुकसान बिहार में 5 सीटों, अगर 17 जीत जाते हैं तो महाराष्ट्र में 48 सीटों में इनकी 23 सीटें थी। जब हम पहले चर्चा करते हैं ये 11 स्टेट की, जिसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती जो भाजपा के लिए है, जो ये दिख रहा है सपा और बसपा का गठबंधन। और अगर सपा और बसपा का गठबंधन होता है तब बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्या वो 73 सीटें जीत पाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश से ये सभी को पता है कि केंद्र की सत्ता उत्तर प्रदेश होकर गुजरती है, और उत्तर प्रदेश में अगर 73 सीटें नहीं मिलनी होती तो मान लीजिए कि 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की नहीं बनती। स्थिति कमोवेश पुराने चुनाव परिणामों की तरफ बढ़ती जा रही है। अगर समाजवादी पार्टी और बसपा का समझौता होता है तो 2014 के चुनाव परिणामों के आधार पर 34 सीटों पर बसपा नंबर 2 पर थी, 31 सीटों पर समाजवादी पार्टी नंबर 2 थी और 5 सीटें चुनाव जीती थी। कांग्रेस 2 सीटें जीती थी, 6 पर नंबर 2 थी, और 1 सीट पर वाराणसी में अपना दल दूसरे स्थान पर था, और मथुरा में लोक दल दूसरे स्थान पर रहा। अब स्थिति जो बनती जा रही है, जिस हिसाब से गैर भाजपा दलों का गठबंधन की बात हो रही है, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
ये कह सकते हैं कि 73 सीटें तो इनको मिलने वाली नहीं है, जिस 73 सीटों पर इन्होंने बहुमत की सरकार बनाई थी। देखिए 73 सीटें तो तब भी नहीं मिल पाएंगी अगर ये सब दल अलग अलग मिले, सपा और बसपा कांग्रेस सब मिल के अलग अलग लड़े, तभी 73 नहीं पाएंगे। और समझौते में लड़ेंगे तो 73 पाने का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। जिस तरीके से देखिए, एक प्रयोग समाजवादी पार्टी और भाजपा का 1993 में हो चुका है। 1993 एक ऐसा इलेक्शन था जो जातीय और धार्मिक उन्माद का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसका कारण यह है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या का ढांचा टूटा, व्यावधि ढांचा टूटा था। तो सब जिस समय ढांचा टूटने के बाद केंद्र सरकार की मतलब कांग्रेस सरकार ने 4 राज्यों को, 4 भाजपा शासित राज्यों को बर्खास्त किया था। ठीक, तो पूरे देश में एक धार्मिक उन्माद था। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों की सरकारों को भाजपा की बर्खास्त किया था नरसिंह राव की सरकार ने। ऐसे में काशीराम और मुलायम सिंह ने मिलकर सपा और बसपा का गठबंधन किया। इस गठबंधन का परिणाम यह रहा कि एक तरफ तो 6 दिसंबर 92 की घटना के बाद बीजेपी का एक बहुत बड़ा अडवाणी की रथ यात्रा, ढांचा टूटने से 4 राज्यों की बीजेपी सरकार बर्खास्त होने, एक हिंदुत्व का एक अजीब सी लहर थी पूरे देश में। दूसरी स्थिति ये थी कि जातीय धार्मिक गठबंधन के, धार्मिक उन्माद के खिलाफ जातीय गठबंधन काफी हावी नहीं, गठबंधन जो काशीराम और मुलायम सिंह ने किया, दोनों के बीच एक ऐसा इलेक्शन 93 को कह सकते हैं जो जातीय और धार्मिक उन्माद का सबसे बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है। इस चुनाव में धार्मिक उन्माद पर जातीय उन्माद भारी रहा, गठबंधन भारी रहा। उन्माद को नहीं कि उसको गठबंधन कह सकते हैं, समीकरण कह सकते हैं, भारी रहा। भारतीय जनता पार्टी को 177 सीटें मिली थी और गठबंधन को 176 सीटें मिली थी। और कांग्रेस तथा अन्य दलों से मिलकर के सरकार, मतलब मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनाई थी। यहाँ सबसे मजेदार और रोचक बात यह है कि इस धार्मिक और जातीय गठबंधन के बीच कांग्रेस को 15% वोट मिले थे। और जो अब तक का रिकॉर्ड है, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस को विधानसभा में जातीय और धार्मिक गठबंधन के खिलाफ भी उनके 15% समर्थक थे। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं 93 की। और लेकिन कांग्रेस ने 1996 में बसपा के समझौता करने के बाद वो वोट बैंक जो 8% उनसे खिसक गया, वो आज तक भी उनके पास वापस नहीं आया। तो कांग्रेस ने उस गठबंधन से सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये तो निश्चित है कि 44 का फिगर जो है बढ़ेगा और 2 से 3 44 का फिगर बढ़ेगा, लेकिन 272 टच नहीं करेगा और 282 का आंकड़ा गिरेगा, वो भी 272 पर नहीं रह जाएगा। और तीसरा दल, तीसरे मोर्चे की जो है वो 147 सीटें जो हैं वो भी 272 नहीं पहुंच पाएंगे। इसका अर्थ मतलब यह है कि बिना कांग्रेस और बिना बीजेपी के तीसरा दल भी, तीसरा मोर्चा भी कोई अगर सरकार बनाना चाहता है तो भी नहीं बना पाए, क्योंकि 147 का फिगर 272 नहीं पहुंचेगा, 282 का फिगर 272 पर नहीं रुक पाएगा और 44 का फिगर 272 पर नहीं पहुंचेगा। तीनों स्थितियों में जो वर्तमान में राजनीतिक माहौल है वो गठबंधन की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब किसकी सरकार होगी, किसका गठबंधन सरकार बनाएगा, देवगौड़ा की तरह किसका नसीब खुल जाएगा, ये कहना अभी जल्दबाजी है। लेकिन आने वाले 1 महीने के बाद स्थितियां धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, यूपीए का स्वरूप क्या होगा, कांग्रेस कितना आगे बढ़ के अपनी संख्या में बढ़ोतरी करेगी और बीजेपी अपने 282 को बचाने में कितना सफल होगी। ये तो आने वाले 1 महीने में गठबंधन के स्वरूप क्लियर होने पर स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद सर। फिर हम चर्चा के लिए आपके बीच चुनावी शो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे किसी चुनावी मुद्दे पर। बने रहिए आप एनडीटीवी भारत के साथ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।